हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक कोर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक एपीआई टेस्टिंग होने वाला है। तो इस एपीआई टेस्टिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट 10 सेकेंड में बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस एपीआई टेस्टिंग में हम सबसे पहले एपीआई के थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एपीआई क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग क्यों करते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। दोस्तों, थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आता है आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इसलिए थ्योरी पार्ट हम सबसे पहले लेके आए हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक एपीआई लेंगे जो कि नेट पे पड़े हुए हैं। तो उन एपीआई के थ्रू हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एपीआई में क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की तरफ चल देंगे। और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हम सबसे पहले सीखेंगे कि एपीआई का टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट सिनेरियो भी बता देंगे, टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हैं, फिर टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। हम ये सब थ्योरी पार्ट समझने के बाद हम फिर इसके बाद आपको रियल टाइम में ले जाने के लिए, जैसे हमारा एपीआई फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेट होता है, बैक एंड से कैसे इंटीग्रेट होता है। तो फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेट है, इसके लिए ये बात समझाने के लिए हम जो है एक गिटहब एपीआई लेंगे और जीरा एपीआई लेंगे। क्योंकि हम इनके बैक एंड का एक्सेस हमारे पास नहीं होता है, तो हम आपको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद एपीआई फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेटेड है, बैक एंड से कैसे इंटीग्रेटेड है। तो ये चीज समझने के लिए हमने खुद का कुछ एपीआई बनाया है और बना भी लेंगे, टाइम मिलेगा बीच में तो हम इसमें समझेंगे कि हमारा एपीआई हिट करने के बाद हमें बैकएंड से कैसे वेरीफाई करना है, क्या चीजें वेरीफाई करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों, मान लेते हैं, सपोज करिए कि कोई बंदा नया कंपनी में गया काम करने, ठीक है। तो अगर वो मैनुअल टेस्टर है, एपीआई पे टेस्टिंग नहीं भी कर रहा है, तब भी उसको एपीआई टेस्ट करना ही पड़ता है। भले से एपीआई टेस्टर नहीं है, लेकिन उसको एपीआई वेरीफाई करना पड़ेगा। वेबसाइट में एक नेटवर्क टैब होता है, तो उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग के पहले हम सब पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। जो करेंटली मार्केट में अवेलेबल आर्किटेक्चर चल रहा है एप्लीकेशन का, वो 3 टायर आर्किटेक्चर बेस है, जिसमें बेसिकली 3 लेयर होते हैं। हमारा पहला लेयर होता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड लेयर में क्या होता है, हम जो कुछ भी, जैसे एक हमारा कस्टमर है, तो वो जो कुछ भी सामने देखता है, जैसे हम लोग मोबाइल में क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा, फायरफॉक्स या कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ लिख किसी को लिख के कुछ सेंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल फ्रंट एंड लेयर देख रहे हैं। या फेसबुक ओपन किए हैं, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, फ्रंट एंड लेयर। हम फ्रंट एंड लेयर पे काम करते हैं। इसके बाद जैसे ही फ्रंट एंड लेयर से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमारा कहाँ जाता है, वो हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर में जाता है, जहाँ पे हमारा एपीआईज लिखी हुई होती हैं। बेसिकली हमारा एपीआई जो होता है वो बिजनेस लेयर में ही वर्क करता है। तो बिजनेस लॉजिक लेयर कहाँ जाता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। ये हमारा लास्ट में डेटाबेस लेयर होता है। तो कोई भी रिक्वेस्ट हमारा सबसे फ्रंट एंड लेयर से होके जाती है बिजनेस लॉजिक लेयर में, और बिजनेस लॉजिक लेयर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डेटाबेस लेयर से। फिर डेटाबेस से रिस्पॉन्स मिलता है किसको, डेटाबेस से रिस्पॉन्स मिलता है बिजनेस लॉजिक लेयर को, और वही बिजनेस लॉजिक लेयर हमें फिर अपना रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि मान लेते हैं हम फेसबुक खोले, ओपन किए वेबसाइट, मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला यह सर्च करने के लिए कि मेरा अकाउंट ओपन हो जाए। तो जैसे ही मैं फ्रंट एंड लेयर पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा, यूजर आईडी, वो कहाँ जाएगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में, तो एक एपीआई हिट होगी। तो ये बिजनेस लॉजिक लेयर एपीआई हिट करने के बाद जाके डेटाबेस लेयर में चेक करेगा कि ये इस नाम का यूजर, ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये डेटाबेस लेयर बिजनेस लॉजिक लेयर को रिस्पॉन्स देगा, और ये बिजनेस लॉजिक लेयर हमें फ्रंट एंड लेयर पे उस डेटा को सर्व कर देगा हमें। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। तो आओ समझते हैं हम कैस्केड डायग्राम। तो कैस्केड डायग्राम में हमारा पहला जो लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, जो जिसे ही फ्रंट एंड लेयर कहते हैं। फ्रंट एंड लेयर बेसिकली एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस से बनता है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है जिससे बनता है। इसके बाद आप हमारा कौन सा लेयर आया, एप्लीकेशन लेयर, जिसे बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं। बेसिकली हमारा एपीआई यही वर्क करता है,
जिसमें जावा, डॉट नेट, सी शार्प, पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं। इसके बाद हमारा होता है डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर में बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं डेटा रिलेटेड। इसके लिए हमारा मार्केट में अवेलेबल है एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और मोंगोडीबी। तो दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे कि मेरे कंपनी में इस समय करंटली यूज हो रहा है प्रेजेंटेशन या फ्रंट एंड लेयर के लिए एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस यूज हो रहा है। इसमें हमारा एंगुलर फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। ठीक है, एंगुलर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। तो आई होप यू नो अबाउट द फ्रेमवर्क। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा होता है एप्लीकेशन लेयर। तो हमारे कंपनी में एप्लीकेशन लेयर के लिए जावा यूज करते हैं। जावा में हम स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं जो कि एक फ्रेमवर्क है। और डेटाबेस लेयर के लिए हमारे कंपनी में माई सिक्वल और मोंगोडीबी और पोस्टग्रेसक्यूएल यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए क्योंकि कभी कभी पैनल आपसे पूछता है कि आप जो एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। इसके बाद आप डिफिनेशन देख लीजिए। स्लो मैंने जो है सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं। जैसे फ्रंट एंड लेयर क्या होता है, तो यूजर एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होता है जिस वही हमारा क्या होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। बिजनेस लॉजिक लेयर क्या होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर जो है सर्वर साइड कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा बिटवीन द फ्रंट एंड द डेटाबेस। एपीआई वही यही वर्क करता है। और जो है डेटाबेस लेयर क्या है, डेटाबेस लेयर इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन responsible for storing, retrieving, and managing data. It handles all interactions with the database, ensuring data integrity, security, and efficient access for business logic layer to use in the application operations. तो दोस्तों ये कुछ सिंपल इजी डिफिनेशंस हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो भी पढ़ाऊं उसके इजी डिफिनेशंस दूं ताकि आप उसको याद रख सकें। अ, अगला है एपीआई क्या है। तो बेसिकली एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। यह जो है दो एप्लीकेशन के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करता है। एपीआई जो है एपीआई का यूज ही होता है कि दो या दो से अधिक एप्लीकेशन के बीच हम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, आप समझते हैं एपीआई क्या है कुछ रियल टाइम लेके। जैसे मान लेते हैं कि कोई होटल है और आप वहां पे एज अ कस्टमर गए। आप ठीक है, उस होटल में आपने वेटर को बुलाया और वेटर से बोला कि आप जो है मेरे लिए फूड लेकर आओ। आपने फूड ऑर्डर किया। अ, फिर इसके बाद वो वेटर क्या करेगा, जाएगा किचन से फूड लेगा और आपको लाके सर्व कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे फूड आप देख फूड को आप खा रहे हैं और लाया कहाँ जा रहा है, किचन से। तो यहाँ पे वेटर का काम क्या है, वेटर का काम केवल मीडिएटर का है। ये इसने कुछ नहीं किया, केवल आपसे ऑर्डर लिया और इसके बाद फिर सर्वर पे जाके यानी किचन पे जाके फूड लेके आपको दे दिया। तो यहाँ पे वेटर क्या है, एक एपीआई जैसा वर्क कर रहा है। इसका काम केवल इतना है कि ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेके ऑर्डर आप तक पहुंचा देना और इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे वेटर एज ए एपीआई एक्ट करेगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं सपोज करिए कि आपका लेटर आया हुआ है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्टमैन आपको पहुंचाया नहीं। तो अब क्या करेंगे, आपने पोस्टमैन को बोला कि मेरा लेटर आया हुआ है या कोई कोरियर आया हुआ है। तो पोस्टमैन क्या करेगा, सुनेगा आपके बात को, वो जाएगा पोस्ट ऑफिस में चेक करेगा आपका लेटर आया हुआ है कि नहीं। इसके बाद वो अगर आया हुआ है तो आपको लेटर ला के दे देगा। तो पोस्टमैन का यहाँ पे क्या वर्क है, केवल एक मीडिएटर है। ये क्या कर रहा है कि लेटर को सर्वर से लेके मतलब कि पोस्ट ऑफिस से लेके आप तक पहुंचा दे रहा है। तो पोस्टमैन का केवल इतना ही काम है। तो यहाँ पे पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन भी एक एपीआई है जो कि दो लोगों के बीच इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टेबलिश काम कर रहा है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कस्टमर है जिसका एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है,
वो उससे क्या करता है, कोई प्रोडक्ट परचेस करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये कस्टमर अपने इस मोबाइल के यूआई के थ्रू पेमेंट गेटवे प्रोसीड करेगा। तो इस जो ये यूआई है मोबाइल का, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या करेगा, एक एपीआई हिट करेगा पेमेंट गेटवे की तरफ। तो जो पेमेंट गेटवे है, ये इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक एपीआई हिट हुई और फिर एक एपीआई अकाउंटिंग सिस्टम के बीच हिट होगा। जो अकाउंट सिस्टम में जाएगा, फिर देखेगा पेमेंट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। अगर पेमेंट सिक्योरली ट्रिगर हो रहा है तो एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ये क्या करेगा, एपीआई इसको पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क के थ्रू भेज देगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये किसके थ्रू हो रहे हैं, सारे के सारे प्रोसेस एपीआई के थ्रू हो रहे हैं। हमारे पास अगला एग्जांपल और है, आप इसको समझ के कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा कि एपीआई क्या है, अब हम पढ़ेंगे एपीआई टेस्टिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपीआई टेस्टिंग हमारा किस लेयर में एग्जिस्ट करता है, एपीआई सेकेंड लेयर में। बिजनेस लॉजिक लेयर जो कि हमारा सेकेंड लेयर है, उसी में हमारा एपीआई लाई करता है, एपीआई यही वर्क करता है। तो हम बेसिकली एपीआई टेस्टिंग में क्या करेंगे, सीधी सी बात है, बिजनेस लॉजिक चेक करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन एपीआई टेस्टिंग वी टेस्ट द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट यूआई, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग टू। तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि एपीआई टेस्टिंग करने का फायदा क्या है। हम क्यों ऐसा नहीं करते कि पहले हमारा एप्लीकेशन पूरा बन जाए फिर हम एपीआई टेस्टिंग करें। तो इसके एडवांटेज ये है एपीआई टेस्टिंग के। पहला एडवांटेज ये है कि अर्ली बग डिटेक्शन। इससे क्या फायदा है, अर्ली बग डिटेक्शन से क्या मतलब है, आप सोचिए दो डेवलपर वर्क कर रहे हैं, एक डेवलपर हमारा फ्रंट एंड लेयर पे वर्क कर रहा है, एक डेवलपर हमारा बैक एंड बिजनेस लॉजिक लेयर पे वर्क कर रहा है जो कि एपीआई बना रहा है, और एक डेवलपर यूआई बना रहा है। आप सोचिए एपीआई बनाने में टाइम लगेगा, यूआई बनाने में टाइम लगेगा, फिर दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब तब आप जाके यूआई के थ्रू एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में होगा क्या, दोनों ने टाइम लिया, अब जो बग आएगा, फिर आप वो बग आएगा तो आप फिर डेवलपर को देंगे, बग फिर फिक्स होगा, तो ये काफी टाइम ले लेगा। इससे अच्छा हम ये करते हैं कि हमारा एपीआई बन रहा हो और उसको हम साथ साथ में क्या कर रहे हो, टेस्ट भी कर रहे हो। तो ये फायदा होता है, बेसिकली आपका टाइम बच जाता है कि एपीआई बन गया, फिर यूआई बना, दोनों इंटीग्रेट हुआ, काफी समय इसी में लग गया, फिर बग आया, फिर टेस्ट हुआ, फिर आपने रीटेस्ट किया, तो ये बहुत टाइम लग जाता है एप्लीकेशन को तैयार होने में, मैच्योर होने में। तो इससे अच्छा है कि हम पहले एपीआई टेस्टिंग करते रहें, हमारे बग रिजॉल्व होते रहें बिजनेस लॉजिक के, और फिर हम यूआई से इंटीग्रेट कर देंगे तो आगे हमारे बग आने के वैसे भी चांसेस कम हो जाएंगे। अगला कह सकते हैं कि एक फोकस टेस्टिंग हो जाएगा, फास्टर एग्जीक्यूशन और रिड्यूस टाइम होगा। रिड्यूस टाइम कैसे होगा, आपको समझ में आया अर्ली बग डिटेक्शन में। आप सोचिए फास्टर एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आप अगर स्क्रिप्टिंग कर देंगे पोस्टमैन में, कलेक्शन रन करा देंगे, तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका टोटल जो बैकएंड का लॉजिक है आपको रिपोर्ट सहित ये दे देगा, अगर आप एपीआई टेस्टिंग अच्छे से जानते हैं। ये आप समझिए आपने यूआई का भी ऑटोमेशन किया है और एपीआई का भी ऑटोमेशन किया है। तो एपीआई का ऑटोमेशन जो होगा मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए, जबकि जो यूआई का ऑटोमेशन है वो कभी कभी घंटे घंटे ले लेता है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। तो ये फायदा है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एपीआई क्या है, एपीआई टेस्टिंग क्या है, और एपीआई टेस्टिंग के एडवांटेज क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से व्हाट इज द पर्पज ऑफ एपीआई टेस्टिंग। द पर्पज ऑफ एपीआई टेस्टिंग इज टू कॉट द बग इन वेरी अर्ली स्टेजेस। नेक्स्ट होने वाला है, कितने तरीके के एपीआई होते हैं दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे तरीके के एपीआई अवेलेबल है, जैसे हमारा रेस्ट एपीआई अवेलेबल है, सोप एपीआई अवेलेबल है, ग्राफक्यूएल एपीआई अवेलेबल है, वेबहुक एपीआई अवेलेबल है। इस तरीके से और बहुत सारे एपीआई अवेलेबल हैं। तो थोड़ा हम रेस्ट, सोप और ग्राफक्यूएल के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली करेंटली रेस्ट एपीआई ब्रॉडली यूज हो रहा है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है रेस्ट, सोप और ग्राफक्यूएल में। दोस्तों आपको इंटरव्यू में रेस्ट और सोप के बीच बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना।
तो रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो सोप का फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रेस्ट बेसिकली एक रिसोर्स बेस्ड होता है एपीआई, और सोप जो होता है एक प्रोटोकॉल बेस होता है। अब रिसोर्स बेस क्या है, प्रोटोकॉल बेस क्या है, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ग्राफ क्यूबल होता है इसमें हम क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीके से डेटा हमें जो भेजना है, तो रेस्ट में हम डेटा जेसन फॉर्मेट में भेज सकते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट में भेज सकते हैं, एचटीएमएल फॉर्मेट में भेज सकते हैं। कई फॉर्मेट में हम डेटा को रेस्ट पे सर्वर पे भेज सकते हैं और सर्वर से रिसीव कर सकते हैं। जबकि सोप एपीआई में हम केवल डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में ही भेज पाते हैं, और ग्राफ क्यूएल में डेटा केवल हम जेसन फॉर्मेट में भेज पाते हैं। जो रेस्ट है प्रोटोकॉल की बात करें तो रेस्ट हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल केवल सपोर्ट करता है, जबकि सोप हमारा एचटीटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी और बहुत सारी तरीके के प्रोटोकॉल को हमारा सपोर्ट करता है। और जो ग्राफ क्यूएल है, ग्राफ क्यूएल भी हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। जो रेस्ट वर्क करता है ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन बेस पे वर्क करता है। अब रही बात स्टेटलेस कम्युनिकेशन क्या है, तो स्टेटलेस कम्युनिकेशन हम आपको समझा रहे हैं। आप समझिए कि क्लाइंट से सर्वर को जो जाने वाली रिक्वेस्ट है वो इंडिपेंडेंट होती है, यही स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब होता है कि क्लाइंट से जो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि सर्वर जो है प्रीवियस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन कहीं भी स्टोर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि स्टेटलेस कम्युनिकेशन में हर रिक्वेस्ट के पास सारे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं। मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, एक यूजर हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, उसको हमें अपडेट करना है, तो जो यूजर से रिलेटेड डेटा है और जैसे उसका रिक्वेस्ट बॉडी है और उसका आईडी है, तो जैसे ही हम भेजेंगे तो ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटलेस होता है। मतलब कि स्टेटलेस का मतलब ही यही होता है कि एक एक दूसरे रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट ना होना। तो रेस्ट हमारा क्या होता है, स्टेटलेस कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि स्टेटलेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, तो आपको ये पता होना कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि सोप जो है स्टेटलेस और स्टेटफुल कम्युनिकेशन दोनों को सपोर्ट करता है। तो हम समझते हैं कि स्टेटफुल कम्युनिकेशन क्या होता है। और स्टेटफुल कम्युनिकेशन में सर्वर मल्टीपल क्लाइंट के स्टेट को मेंटेन करता है। इसमें सर्वर सेशन के डेटा को ट्रैक करता है कि पिछले रिक्वेस्ट में क्लाइंट ने क्या किया था। फॉर एग्जांपल क्लाइंट अगर कोई ट्रांजैक्शन शुरू करता है, तो सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जाएगी उस रिक्वेस्ट के इंफॉर्मेशन को सर्वर रिटर्न कर लेता है। तो ये है हमारा स्टेटफुल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि रेस्ट जो है स्टेटलेस कम्युनिकेशन पे वर्क करता है, सोप जो है स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों कम्युनिकेशन पे वर्क करता है, और ग्राफ क्यूएल हमारा केवल स्टेटलेस कम्युनिकेशन पे वर्क करता है। रेस्ट में हमारा क्राउड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट यूज करते हैं। और सोप में हमारा ऑपरेशनल बेस विच स्पेसिफिक एक्शंस कॉल होते हैं, जिसमें हमारा गेट यूजर, अपडेट यूजर फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं। और ग्राफ क्यूएल जो है क्वेरीज लैंग्वेज पे वर्क करता है। तो ये था हमारा रेस्ट, सोप और ग्राफ क्यूएल में डिफरेंस। आपको रेस्ट और सोप में डिफरेंस याद रखना है। अब हम समझते हैं कि वेब सर्विसेज और एपीआईज में क्या डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी वेब सर्विसेज एपीआई होती हैं, लेकिन सभी एपीआईज जो है वेब सर्विसेज नहीं होती हैं। क्योंकि जब हमारा एपीआई बनता है, एपीआई इंटरनेट पे डिप्लॉय हो जाने के बाद हमारा वेब सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, समझ आया। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एपीआईज हैं वो लाइट वेट होती हैं रादर देन वेब सर्विसेज। अगर एपीआईज लाइट वेट है तो फास्टर भी होंगी। तो आपको यही जो डिफिनेशन मैंने छोटे छोटे लिखे हैं आपको यही ध्यान रखना है बस। और आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल मेक मोर क्लियर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है, एपीआई क्या होता है, यह कैसे वर्क करता है, एपीआई टेस्टिंग क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। तो बेसिकली REST API stands for representational state transfer, is a set of rules
फॉर बिल्डिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द वेब सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्ट एपीआई है कुछ रूल्स का सेट है जिसकी सहायता से हम वेब सर्विसेज से इंटरेक्ट होते हैं। इसके बाद वी कैन से आल्सो कि REST API is like a set of instruction for software, how software programs can talk to each other over the internet. It defines how to request and send information between the client like your web browser, or it can be mobile browser, and server where the data or service lives. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वही REST API भी वर्क करता है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच का एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कराना, जहां से हम फेच कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशनल कीवर्ड का मतलब है कि हमें डेटा कैसे दिखाना है। जैसे कि हम डेटा जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं, XML फॉर्मेट में भेजते हैं, तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल का मतलब ही डेटा का डिस्प्ले है। अब स्टेट का मतलब ये होता है कि डेटा का करंट स्टेट क्या है रेस्ट एपीआई के रेफरेंस में। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, ठीक है, हमें कोई सामान खरीदना हुआ, तो हम देखेंगे सामान की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जैसे मान लो हमें जूते खरीदने हैं, तो जूते अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो हैं या नहीं है तो वो क्या है, उसका स्टेट है। और ट्रांसफर का मतलब होता है कि डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, जैसे सर्वर से वेब ब्राउजर पे मूव करना, ये चीज। तो हम आओ कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो कि हम रेस्ट एपीआई में यूज करने वाले हैं। जैसे हमारा कोई वेबसाइट है, मान लेते हैं कि https API example.com v1 users 123 as 25 sort descending order। तो इसमें पहला हमारा एक पार्ट है https। जो https है ये हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर अगला पार्ट है हमारा एपीआई एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसको हम डोमेन या होस्ट कहते हैं। फिर हमारा अगला पार्ट है यूजर्स, इसको हम पाथ पैरामीटर कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि पाथ पैरामीटर क्या होता है। और इसके बाद हमारा एज 25 शॉर्ट डिसेंडिंग समथिंग लाइक दैट, तो ये हमारा क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो बेसिकली पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर दो अलग अलग चीजें होती हैं। पाथ पैरामीटर हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, और क्वेरी पैरामीटर हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर हम समझते हैं यूआरआई क्या होता है। यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली ये जो पूरा हमारा यूआरएल है जिसमें https API example डॉट कॉम रिसोर्स पैरामीटर पाथ पैरामीटर सब इंक्लूडेड है, इसको ही यूआरआई कहते हैं। तो हम समझते हैं पाथ पैरामीटर क्या होता है। पाथ पैरामीटर जो है स्पेसिफिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं कि कोई शॉप है, उस शॉप में हम गए, तो उस शॉप में कई कैटेगरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, शूज है, और बुक्स हैं, और कपड़े हैं, क्लॉथ्स। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जूते खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जूते वाले सेक्शन में जाएंगे, जो भी जो भी जूते का रूम है। तो ये हमारा क्या है, पाथ पैरामीटर। अब हम वहां पे जाके जूतों को देखेंगे कि हमें ये लाल कलर का जूता चाहिए, हमारा ये प्राइस होना चाहिए, हमारे इतने नंबर का जूता होना चाहिए। तो ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो पाथ पैरामीटर क्या करता है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। अब जो रिसोर्स में हमें सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यूज करना है उसे क्वेरी पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम http shop.com पे गए, इसमें कैटेगरी में गए, कैटेगरी में हम बूट्स कैटेगरी में गए, उस बूट्स कैटेगरी में हम किस कलर का बूट, साइज क्या होनी चाहिए, और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। हम ये करके रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम।